नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन भी लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक हैं या किसान या फिर ट्रेडर, कमोडिटी मार्केट में CNBC आवाज के साथ बनाएं स्ट्रैटेजीज। आप व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक्शन पे नजर डालते हैं, जहां पर कुछ खरीदारी कच्चे तेल में कल की मुनाफा वसूली के बाद देखने को मिली है। मेटल्स में एक मिला जुला रुख जरूर है, लेकिन सोने और चांदी में इवन एज US डॉलर 2 साल के हाइज पर है, उसके बावजूद भी हमने निचले स्तरों से खरीदारी यहां पर लौटते हुए देखी है। एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो कॉटन में ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए हैं। गुआर और मसालों में भी यहां पर अच्छा ही रुख है। इन सब के बीच कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक। आप दोनों का शो में स्वागत है। प्रीतम, आपसे जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स आज के बाजार में कहां हैं? आज हमारे 2 मेजर टॉपिक्स है। जो एक है हमारा सेल कॉल है गोल्ड पे। इसका कारण बहुत सिंपल है, जैसे आपने मनीषा बोला कि डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ लेके चल रहा है एंड कहीं पे बॉन्ड यील्ड्स भी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े थे, क्योंकि फेड से जो स्टेटमेंट आया था वो काफी हॉकिश स्टेटमेंट था, जहां उन्होंने ना सिर्फ ये बोला कि 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज बहुत पॉसिबल है, बट मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने बैलेंस शीट का रिडक्शन के बारे में भी पेस इंक्रीज करने की बात कर दी थी। बट इस पे 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट व्यू रखेंगे कि जॉब्स डेटा कैसे आगे निकलता है, ग्रोथ नंबर्स कैसे आते हैं, वो काफी ट्रेंड को डिफाइन करेगी कि वेदर फेड के पास वो स्ट्रेंथ है ये इंटरेस्ट रेट हाइक करने का। और अभी के हिसाब से बिकॉज रशिया यूक्रेन का जितना डिस्कशन था और जो नए सैंक्शन लगे थे US से, उसका गोल्ड के प्राइसेस पे तो एक्चुअली कोई बेनिफिट नहीं आया। डोमेस्टिकली हम लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को बेनिफिट देखते हुए मिला बिकॉज कहीं ना कहीं रुपी डेप्रिशिएट किया था डॉलर के अगेंस्ट। बट इंटरनेशनली मोरलेस एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ही है, $1915 से लेकर $1935 to $40 के रेंज में है। सो हमारा ये मानना है कि राइज ऑन सेल इज अ गुड स्ट्रेटेजी। हम लोग चांदी को 51,900 लेवल पे बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 52,050 का लगेगा और टारगेट 51,650 का लगेगा। और अपना दूसरा कॉल हमारा वो भी क्रूड ऑयल पे है, और तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग हमने देखा है, तो फिर भी जो न्यूज है EIA नेशंस ने जिन्होंने बोला कि करीबन 120 मिलियन बैरल वो रिलीज करेंगे, विच इंक्लूड्स अबाउट 60 बैरल्स जो US की तरफ से आया है। और ये न्यूज उस न्यूज के बाद है जब US ने बोला करीबन 1 मिलियन बैरल की सप्लाई वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए करेंगे एवरी डे, करेक्ट। तो डेफिसिट क्लोज टू 3 मिलियन बैरल्स का है ऑन डे टू डे बेसिस, पर फिर भी ये न्यूज ने थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। साथ ही साथ चाइना का जो लॉकडाउन सिचुएशन हुआ है, कहीं ना कहीं डिमांड पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है। मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट नहीं है लॉन्ग टर्म में, फिर भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं नीचे बाइंग आएगी। बट शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से हम लोग क्रूड में भी सेल करके चलना चाहते हैं। अराउंड 7,450 के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 7,500 का और टारगेट प्राइस 7,390 का। ऑलराइट, तो वो 2 टॉप ट्रेड्स हैं यहाँ पर बाजार में। जहां तक नॉन एग्रो की बात है, अनुज, एग्रो स्पेस में कहां देखते हैं आप यहाँ पर रणनीति? मैं गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो हमने देखा कि गुआर के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा है, 6,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहनी चाहिए। करीबन 6,550 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 6,400 का लगाएं, टारगेट ऊपर में 6,850 तक हो सकता है। दूसरी तरफ मसालों में हमने अच्छी खासी मोमेंटम आते हुए ऑलराइट, अनुज के साथ यहाँ पर कुछ टेक्निकल दिक्कत है, उनके पास फिर से यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने जो आज हमारा थीम है वहां पर भी एक बात करते हैं। आइए अब देखते हैं कमाई की शहनाई।
ऑलराइट, जब एक शादी होती है तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको फायदा होता है, जो बैक इन इकोनॉमी आती हैं, और लॉकडाउन पूरी तरह हटने के बाद ये पहला वेडिंग सीजन शुरू होने जा रहा है और अभी से कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान है। 14 अप्रैल से हो रहे वेडिंग सीजन में इस बार करीब 40 लाख शादियां होने का दावा है और इस दौरान 5 लाख करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद भी है। हमारे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट क्या कहती है उस पर तो नजर डालते ही हैं, साथ ही बात भी करेंगे केट से कि क्या कुछ उनको लगता है नंबर्स के लिहाज से। तो सबसे पहले यहां पर देख लें कि क्या कुछ यहां पर एक्सपेक्टेड है अगले इन 4 महीनों में। तो अगले 3 महीनों में रादर 42 दिन यहां पर शुभ मुहूर्त है और 40 लाख शादियां होने की एक्सपेक्टेशन भी है। इसी के साथ साथ जिस तरह का काम होने की एक्सपेक्टेशन है वो भी बड़ा है। 5 लाख करोड़ कुल कारोबार यहां पर रह सकता है इन 3 महीनों में, सिर्फ इन शादियों की वजह से। और सिर्फ दिल्ली में 1 लाख करोड़ का कारोबार हो सकता है। और अगर हम यहां पर नोएडा की बात करें तो 2500 करोड़ का बिजनेस यहां पर भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें ये सिर्फ शादियों के चलते यहां पर एक्सपेक्टेड है। इसमें घरों की मरम्मत, पेंट का कारोबार तो बढ़ने की उम्मीद है ही, साथ साथ में जो अदर सेक्टर्स हैं वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। शादी कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, उसमें सोना चांदी या फिर ज्वेलरी जरूर पहनी जाती है। साथ ही गारमेंट्स यानी कि कपड़े, जूते, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, केटरिंग, ग्रोसरी, फूड ग्रेन्स, इन सब की भी यहां पर मांग काफी हद तक बढ़ती है। साथ ही डेकोरेशन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी यहां पर मांग आती है, चाहे आप नया घर बसा रहे हो या फिर गिफ्ट कर रहे हो। और गिफ्ट आइटम्स जो लोग यहां पर खरीदते हैं, एक दूसरे को देते हैं, उसकी भी मांग यहां पर काफी जोरदार बढ़ती है। तो ये काफी सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर मांग बढ़ने की और बिजनेस बढ़ने की यहां पर उम्मीद भी है। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी जुड़े हैं जो कि केट से हैं और ये रिपोर्ट भी केट से ही आई है। प्रवीण जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय बिताने के लिए। कैसे देखते हैं आप सबसे पहले ये एक रीबाउंड जो इस बार शादियों में होने की उम्मीद है? आपने कुछ एक यहाँ पर नंबर्स भी ऐड करे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा किस ज्योग्राफी में आपको नजर आता है और किस सेक्टर में देखने को मिलता है? देखिए, जिस प्रकार से होली में हमने देखा कि व्यापार 30% बढ़ा, उसको ध्यान में रखते हुए तो अभी आपने कहा कि 42 दिन है जो शादी के होंगे लगभग आने वाले 90 दिनों के अंदर। तो 42 दिनों के लिए देश भर के व्यापारियों ने व्यापक तैयारियां की हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें खास तौर पर नॉर्थ इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार के जो राज्य, छत्तीसगढ़ है, इस तरीके के राज्य जहां पर ज्यादा शादियां होने का अनुमान है। कुल मिलाकर के कोरोना के बाद अब ये 2 साल में पहला मौका है जब सारे तरीके के प्रतिबंध सरकार ने विड्रॉ कर लिए हैं और अब देश भर के व्यापारियों को उम्मीद जगी है कि शादी के सीजन से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया वो बाजार में आएगा। और अगर ये पैसा आता है तो जो वर्तमान में व्यापारी पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं वो किल्लत काफी हद तक दूर होगी। जी, जैसे आपने ज्योग्राफीज यहाँ पर काफी सारी गिनाई, चाहे वो नॉर्थ है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी जैसे एरियाज हैं, सभी जगह शादी करने का एक अलग तरीका भी होता है, सभी जगह खर्चों का भी एक अलग बास्केट यहाँ पर बनता है। तो चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केटरिंग है, फूड आइटम्स हैं, कैसे आप इन सब के बीच में खर्चे बढ़ते हुए देखते हैं? देखिए, जब भी एक शादी होती है तो ये हमें इसमें ये माना जाता है कि लगभग 80% शादी का खर्चा वो थर्ड एजेंसी को जाता है। तो थर्ड एजेंसी में बैंक्वेट हॉल हो सकते हैं, वो होटल हो सकता है, उसमें केटरिंग सर्विस हो सकती है, उसके अंदर जो अन्य प्रकार के हम जो कपड़े खरीदते हैं या बहुत ज्वेलरी खरीदते हैं, फुटवियर खरीदते हैं, लगातार शादी क्योंकि एक उत्सव का माहौल होता है और उस उत्सव के माहौल में 80% पैसा वो थर्ड एजेंसी को जाता है। तो थर्ड एजेंसी को जाने का मतलब है कि जब 5 लाख करोड़ रुपया ये इतनी शादियों में खर्च होगा तो कहीं ना कहीं वो पैसा इकोनॉमी में रिवॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा। 5 लाख करोड़ का मतलब है कि लगभग 10 से 15 लाख करोड़ रुपए का मनी सर्कुलेशन बाजार के अंदर बढ़ेगा। और यदि ऐसी स्थिति में जब हम कोरोना से निकल करके वापस अपने व्यापार को स्थिर करने में जुटे हैं, ऐसे में यदि 10 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में आता है, बाजार में आता है, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकती हैं कि वो बाजार के सेंटिमेंट्स कितने अच्छे होंगे।
एब्सोल्युटली। इसके साथ ही प्रवीण जी, जैसे आपने कहा कि 80% जो खर्चा होता है शादियों में वो थर्ड एजेंसी को जाता है। थीम्ड वेडिंग्स भी अब यहाँ पर बनते हुए नजर आई हैं, काफी तरीके से शादियां होती हैं। कहाँ ज्यादा खर्चा ज्योग्राफिकली आप आता हुआ देखते हैं? क्या नॉर्थ की शादियां ज्यादा खर्चीली हैं या महाराष्ट्र गुजरात में ज्यादा पैसा खर्च होता है? क्या आप लोगों ने उसका भी कुछ यहाँ पर सर्वे या अमाउंट्स डाले हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो नॉर्थ में होता है। ओके। उसके बाद फिर खर्चा वेस्ट में होता है। साउथ में शादियों पर की सजावट पर या उस पर खर्चा कम होता है। वहां पर यदि हम कह सकते हैं कि लगभग 50% पैसा थर्ड एजेंसी को जाता है, 50% पैसा वर वधु के बीच में जो रिचुअल्स होते हैं उन पर खर्च होता है। तो कुल और इसमें इसी प्रकार से दक्षिण भारत के अलावा ईस्टर्न इंडिया में भी शादियों में उतनी तड़क भड़क नहीं होती जितनी तड़क भड़क नॉर्थ में होती है या फिर वेस्ट में होती है। ओके। प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली पैसा खर्च होने वाला है, इकोनॉमी में रोल आउट भी होने वाला है, और जैसे कहा गया कि 80% इसका थर्ड एजेंसी को जाता है। यानी कि स्पेंड यहां पर चाहे ज्वेलरी हो, कपड़े हैं, पेंट्स हैं, खाने पीने का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फुटवेयर है, सभी पे काफी खर्चा होता है। और आपको बता दें कि इनपुट कॉस्ट यहां पर सभी जगह बड़ी है, भाव यहां पर काफी तेज है, तो काफी ज्यादा पैसा इस बार यहां पर खर्च होने वाला भी है। ये तो बात हुई वेडिंग उत्सव की और किस तरह की बातचीत यहां पर हो हमारे खास सेगमेंट यहां पर शादी, शहनाई और कमाई में। लेकिन अनुज, अगर आप हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं और जिस तरह का स्पेंड की बात की जा रही है अगले 3 महीने में, चाहे वो खाने पीने का सामान है, खाने का तेल है, स्वीट्स हैं, यानी कि चीनी की यहां पर खपत भी बढ़ने वाली है, कपड़ों की खपत बढ़ने वाली है, यानी कि कॉटन के भाव तो ऑलरेडी यहां पर ऑल टाइम हाइस पर हैं। कैसे देखते हैं आप ये इंडियन डोमेस्टिक मांग अगले 3 महीनों में, और उसके मद्देनजर किन कमोडिटीज पर नजर रहेगी? मनीषा जी, देखिए, जब भी शादी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कहावत है कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक सबकी डिमांड यहाँ पर बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम कमोडिटीज को देखें तो डेफिनेटली अगर 40 लाख शादियां हैं भारत के अंदर, तो यहाँ पर डेफिनेटली डिमांड बढ़ने वाली है। और अच्छी खासी अगर हम देखें तो फूड ग्रेन्स की आइटम, ड्राई फ्रूट्स के आइटम, सब में हम जो डिमांड है वो आती हुई देखेंगे। और 2 साल के बाद जो एक लोगों को वेडिंग प्लानिंग करने का जो उनका नजरिया है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। वो काफी उत्साह के साथ इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली खर्चा यहाँ पर होगा। और मुझे लगता है कि कमोडिटी में, गिफ्ट आइटम्स में काफी यहाँ देखने को मिलेगा। इवन अगर हम देखें तो पैक्ड फूड जो होगा या फिर ड्राई फ्रूट्स होंगे, उसमें हम अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखेंगे। साथ में एडिबल ऑयल जो कि ऑलरेडी हम हाइस पे आते हुए देख रहे हैं, उसके अंदर भी हम काफी यहाँ पे डिमांड आती हुई देखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर फूड और क्वालिटी फूड के बारे में देखा जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एडिबल ऑयल्स हैं, क्वालिटी एडिबल ऑयल्स हैं, उनकी यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जहां तक कपड़ों का सवाल है, वो भी यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। हम ऑलरेडी कॉटन के प्राइसेस को हाई होता हुआ देख रहे हैं, और इस वेडिंग सीजन की वजह से हम कॉटन के प्राइसेस में और तेजी आते हुए देखेंगे। और तीसरी बड़ी बात, ज्वेलरी, जो कि सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है मैरिज के अंदर। अगर हम देखें तो गोल्ड के भाव पिछले 4-5 दिनों से काफी एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि लोअर लेवल पे यहाँ पे खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो सराफा बाजार में दोबारा से रंगत लौटती हुई दिखाई दी है, ज्वेलरी डिमांड भी यहाँ पर बढ़ी है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं आने वाले 3 महीनों में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकते हैं। और मैरिज सीजन जो है वो हमेशा से रोल प्ले करता आया है डिमांड में, तो मुझे लगता है कि आगे भी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं इन 3 महीनों में हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। फेयर पॉइंट दैट, यानी कि तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है। भाव ऊंचे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट उसका बाजार में नहीं पड़ेगा। मांग भी यहां पर आगे जाकर बेहतर होने की ही उम्मीद है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ेंगे, उनके सवाल भी लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में, और अपने दर्शकों को जोड़ने का समय भी है। और सबसे पहले हमारे साथ मुंबई से जील फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार जील, क्या है आपका सवाल? जी, मेरा सवाल है, क्रूड ऑयल लिया है मैंने 189.50। हेलो जी, हम आपको सुन सकते हैं जील। कितने पे लिया है आपने? 189.15 पे लिया है, 11,000 की स्ट्राइक है। ओके, आपने ऑप्शंस में यहाँ पर काम किया है? जी जी। ओके, प्रीतम, क्या राय है? कच्चे तेल में इन्होंने खरीदारी करी है यहाँ पर, जैसे इन्होंने कहा 189.5 का स्ट्राइक पे लिया है इन्होंने लेवल्स पे। क्या करना चाहिए, कैसे लगते हैं आगे जाके क्रूड प्राइसेस? देखिए, आप जैसे मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस पे थोड़ा बहुत इंटरनल में प्रेशर रहेगा।
आप एक स्टॉप लॉस लगा के प्लीज चलिए इसमें क्रूड में, क्योंकि आप लॉन्ग बैठे हुए हैं। पर यदि आपके पास पेशेंस है तो होल्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बॉटमनिंग आउट भी हो सकता है। बट आप यदि शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लग ही रहा है कि थोड़ा वीकनेस है क्रूड में। जैसे मैंने बताया कि हम लोग को 7,300 के लेवल का भी भाव दिख रहा है, और यदि वो ब्रीच करता है तो कहीं ना कहीं 7,200 लेवल तक भी जा सकता है। सो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो मेरे को थोड़ी मंदी लग रही है क्रूड में। बट यदि आपके पास पेशेंस है और आप बिकॉज आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी का यही फायदा है कि हम लोग उसको पोजीशन को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, और जील आपने बहुत अच्छा यहाँ पर पोजीशन लिया भी है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग जहां तक कच्चे तेल में है वहां पर हमने काफी हाईज बनते हुए देखे हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पर निवेश भी किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। और दूसरा, जैसे प्रीतम ने कहा कि कुछ मुनाफा वसूली और देखने को आ सकती है, लेकिन आपके लॉसेज यहाँ पर लिमिटेड हैं, तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। उठापटक यहाँ पर ऑफकोर्स कच्चे तेल में आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और एक व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज ले लेते हैं, जो कि इंदौर से सुगंधा ने लिखा है। हल्दी का एक लॉट इन्होंने खरीदा है 9,500 के लेवल्स पे, जानना चाहती हैं कि ये खरीदारी कब तक होल्ड करें। अनुज, क्या राय है? देखिए, मसालों में ट्रेंड पॉजिटिव है, और टर्मरिक अगर देखें तो यहाँ पर आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दी है। करंटली हम देखें तो इन द मनी है इनकी पोजीशन, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केट, तो अभी प्रॉफिट बुक ना करें। मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 9,600 का, इसको होल्ड करें। हमें लगता है कि ऊपर में जल्दी ही टारगेट आपको 10,300 से लेकर 10,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉफिट में राइट कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर। मुझे लगता है कि इनको हल्दी की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, 3.5% की तेजी आपकी स्क्रीन पे हल्दी में, और 500-700 रुपए की तेजी यहां से भी देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली हल्दी एक गोल्डन मसाले की तरह फिलहाल यहां कारोबार कर रही है। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से निखिल को अपने साथ फोन लाइन पर जोड़ लेते हैं। नमस्कार निखिल, आपका सवाल क्या है? नमस्ते मैम। मैम, मैंने 3 लॉट सेल किए हैं नेचुरल गैस में 437 के रेट से, तो मेरे को जानना था कि इसको होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? ऑलराइट, नेचुरल गैस में पिछले कुछ दिनों में लगातार यहां पर तेजी देखने को मिली है। कच्चे तेल में उठापटे भले ही हो, लेकिन नेचुरल गैस में बढ़त है। बिकवाली करी है 437 के लेवल्स पे, उसके बाद हल्की सी तेजी फिर से यहां पर लौटी है। प्रीतम, क्या करें निखिल अपनी पोजीशंस का, क्योंकि 460 के ऊपर के लेवल्स फिलहाल यहां पर एमसीएक्स में? करेक्ट निखिल, देखिए आप मेरी सलाह मानेंगे तो हमारे यहाँ तो एक्चुअली थोड़ा तेजी का ही रुख बनते हुए दिख रहा है अपने को नेचुरल गैस में। एंड हम लोग ने एक्चुअली, हमारा बाई कॉल है नेचुरल गैस में कि हम लोगों ने बोला था 463 लेवल्स पे हम लोग बाई करके चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए अपने कंफर्ट के हिसाब से, वेरी क्लोज टू योर प्राइस। मेरे को नहीं लगता यहाँ से आपको ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। आप 468 पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, बिकॉज ये हमारा टारगेट लेवल है। तो आप प्लीज मान के चलिए लगा के रखना चाहिए, क्योंकि 2 कारण है इसमें। नेचुरल गैस प्राइसेस सिर्फ एक टेक्निकल मूव नहीं हुआ है, आप फंडामेंटली भी देख लीजिए। कहीं ना कहीं ये जो यूक्रेन और रशिया के चलते हुए आपने देखा भी, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने कोल के इंपोर्ट्स को भी बैन कर दिया है फ्रॉम रशिया। तो ये कहीं ना कहना रॉन्ग नहीं होगा कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये लोग एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी, एनर्जी एक्सपोर्ट्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो फैक्टर हो चुका है मार्केट में कहीं ना कहीं न्यूज। सेकेंडली, आज नेचुरल गैस का इन्वेंट्री भी है, तो ये इसके चक्कर में मार्केट कहीं ना कहीं बहुत शार्प मूवमेंट भी दे सकता है। सो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप एक 468 लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ये समझदारी की बात होगी, कहीं ना कहीं आप अपने लॉसेस कट करिए, क्योंकि आगे चल के आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑलराइट, काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है नेचुरल गैस, और पिछले कुछ दिनों में फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स के लिहाज से तेजी देखने को मिली है। निखिल, बाजार जरूर वॉच करिए, और आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा जब यहां पर हम इन्वेंट्री डेटा आते हुए देखेंगे, शायद आपको अपनी पोजीशन से निकलने का मौका भी मिले। आगे बढ़ेंगे और राजस्थान अलवर से सत्या हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सत्या, आपका सवाल क्या है? जी जी, 4 साल जी, ओके। गुआर सीड और गुआर गम दोनों ही हैं इनके पास। अनुज, क्या राय देंगे, आगे जाकर भाव कैसे नजर आते हैं? देखिए, ये ग्वार बैग जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में है। हालांकि थोड़ा सा मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, मगर हमने देखा है कि यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है वो पॉजिटिव का है। हमें लगता है कि इनको ग्वार सीड ग्वार गम को होल्ड करना चाहिए। जल्दी ही हम ग्वार सीड में करीबन 6,800 से लेकर 7,000 तक के लेवल ग्वार सीड में, और ग्वार गम में करीबन 13,500 से लेकर 14,000 तक के लेवल देखेंगे। तो ये कमोडिटी पहले काफी कंसिडरेशन में थी, अब इससे बाहर निकलती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए इनको होल्ड करना चाहिए, हमें लगता है कि अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर और देखने को मिल सकता है।
चलिए सत्या, आज हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर है गुआर सीड गुआर गम में, लेकिन आपने जिन स्तरों पे खरीदा है वहां से तो और भी तेजी होने की उम्मीद है, तो थोड़ी पेशेंस रखें और मुनाफा आपको यहां से बेहतरीन मिलेगा। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया अनुज प्रीतम साथ देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।